एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शारदा केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। टॉपिक होगा मोललता। आप केमिकल यूनिट में जो सॉल्यूट के अमाउंट का जो केमिकल यूनिट था उसमें नॉर्मलिटी पढ़ चुके हैं, मोलरिटी पढ़ चुके हैं। उस पर कुछ क्वेश्चन दिया गया था पिछले लेक्चर में। उम्मीद करते हैं आपसे बन गया होगा, वो आसान क्वेश्चन था। उसी कड़ी में एक इस तरह का क्वेश्चन देखिए। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए 10% वेट बाय भी NaOH सॉल्यूशन की मोलरता क्या होगी? तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। 10% वेट बाय भी, इसका सबसे पहले मतलब क्या है? 10% वेट बाय भी NaOH, इसका मतलब क्या है? 10% वेट बाय भी का क्या मतलब होता है? 100 ml विलियन यदि आप लेते हैं तो उसमें कितना ग्राम NaOH? 10 ग्राम NaOH। तो विलय का भार कितना हो गया? 10 ग्राम। NaOH है तो 10/40 मोल। ग्राम को मोल में बदलने के लिए मोलिकुलर वेट से भाग देते हैं। और विलियन का आयतन कितना हो गया? एक 100 ml। लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो मोलरता निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे? मोल को ऊपर लिखते थे 1/4 और ये 1/10, यानी 1/4/1/10, यानी ये हो जाएगा 10/4, यानी 5/2, यानी 2.5। इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। 10% वेट बाय भी यदि दिया तो उसका आप प्रॉपर मतलब जान रहे हैं, फिजिकल यूनिट में आपको ये बताया गया है, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिए। खैर, आज हमारा जो टॉपिक है वह है मोललता। आज हम लोग पढ़ेंगे मोललता। तीसरा केमिकल यूनिट है ये। इसको इंग्लिश में ना मोललिटी कहा जाता है और स्मॉल m से हम लोग इसको सूचित करते हैं। अब ये मोललता क्या है बाबू? इसको हम डिफाइन करते हैं 1 kg विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। तो मोलल, और इसको स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है। ये लिख देना, इसे स्मॉल m द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर स्मॉल m बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या बटे 1 kg विलियन नहीं, यहाँ पर विलायक होता है, सॉरी। विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार केजी में। शॉर्टकट में इसको हम लोग लिखते हैं m बराबर मोल ऊपर किसका? सॉल्यूट का, और केजी नीचे किसका? सॉल्वेंट का। यही इसका शॉर्टकट में फॉर्मूला होता है। तो देखिए मोलरता और मोललता में क्या अंतर है। वहां पर मोललता में बोला गया कि
मोलरता में बोला गया कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, और मोललता में बोला गया 1 केजी विलायक में उपस्थित मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। तो वहां पर 1 लीटर विलयन की बात हो रही थी, यहाँ पर 1 केजी विलायक की बात हो रही है। यही दोनों में अंतर है। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए जिस पर आपको बात समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन है कि 50 ग्राम CaCO3 500 ग्राम जल में उपस्थित है। विलयन की मोललता क्या होगी? 50 ग्राम CaCO3 500 ग्राम जल में उपस्थित है, विलयन की मोललता क्या होगी? बाबू बताओ विलय का भार क्या हो गया? विलय का भार हो गया 50 ग्राम। मोल में बदलेंगे तो 50/100 मोल हो जाएगा, क्योंकि CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट 100 होता है और 500 ग्राम जल है, यानी विलायक का भार 500 ग्राम। विलायक का भार कितना ग्राम है? 500 ग्राम। केजी में बदल दीजिए, 1000 से डिवाइड कर देंगे, बराबर कितना केजी आ जाएगा? हाफ केजी, यानी 0.5 केजी। अब मोललता निकालेंगे तो मोल को ऊपर 0.5 मोल ऊपर और केजी को नीचे 0.5 नीचे, यह आ जाएगा 1 मोल पर केजी आंसर। या इसी को 1m भी लिख सकते हैं, स्मॉल m करके। इस तरह से हम इसको आसानी से बना सकते हैं। मतलब मोललता निकालना हो तो मोललता निकालने के लिए बस आपको 2 ही चीज चाहिए, एक विलय के मोल की संख्या चाहिए और एक चाहिए विलायक का भार केजी में। ध्यान रहे, विलायक का भार केजी में चाहिए। अब इसके लिए हम एक और फॉर्मूला बता देते हैं जिसकी आगे आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अभी जो बात बता रहे हैं यह आगे के लिए, इसी टॉपिक में आगे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आगे बार बार इसका ज़रूरत पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ मोललिटी। मोललिटी को कैलकुलेट कैसे करते हैं? मान लीजिए, लेट हिंदी में लिख देते हैं हम, विलय का भार बराबर A ग्राम और दूसरा मान लीजिए विलायक का भार बराबर B ग्राम। तो विलय का भार A ग्राम है, विलायक का भार B ग्राम है, तो विलयन की मोललता क्या होगी? तो कुछ नहीं करना है, विलय का भार A ग्राम है और विलायक का भार B ग्राम है, तो विलय के भार को मोल में बदल दीजिए, विलायक के भार को केजी में बदल दीजिए। तो क्या होगा बताइए? विलय के मोल की संख्या बराबर हो जाएगा A बटा मॉलिक्यूलर वेट, और विलायक का भार क्या हो जाएगा? इतना मोल, और विलायक का भार कितना हो जाएगा? B ग्राम है ना, तो ये हो जाएगा B/1000 केजी। अब मोल में केजी से भाग दे दीजिए तो वही मोललता होता है। ये हो जाएगा A बटा मॉलिक्यूलर वेट बटा B/1000। तो यहाँ से मोललता बराबर आ जाएगा A गुना 1000 बटे B गुना मॉलिक्यूलर वेट। ये बेहद इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका ज़बरदस्त यूज आगे इस चैप्टर में होने वाला है। यदि मैं आपसे पूछूं कि m क्या है, आप लिख भी लेना इसके नीचे। m है विलयन की मोललता, a क्या है? विलय का भार ग्राम में,
बी क्या है, विलायक का भार ग्राम में, मॉलिक्यूलर वेट किसका, सॉल्यूट का, विलय का। तो ये सब बात आप लिख लीजिएगा और इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। फॉर्मूला में कौन चीज़ क्या है उसको आप लिख लेना, जो हम बोल रहे हैं उससे सुनकर। वीडियो को पॉज करके अपना लिख लीजिएगा, फिर आप आगे बढ़ जाइएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन को, जो पीछे क्वेश्चन दिया गया था उसको यदि हम यहाँ पर बनाए सेम जो पीछे वाला क्वेश्चन था, तो मोललता बराबर क्या हो जाएगा, A गुना 1000 बटे B गुना मॉलिक्यूलर वेट। अब याद कीजिए 50 ग्राम दिया हुआ था तो A का मान 50 गुना 1000, B दिया हुआ था 500, मॉलिक्यूलर वेट होता है 100। एक है, तो उसी क्वेश्चन को हम इस तरह से भी बना सकते हैं। तो पिछला जो क्वेश्चन दिया गया था उसको दूसरी तरह से हम यहाँ बना सकते हैं, इस तरह से। तो आप ये कर लीजिए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे एक क्वेश्चन है, 10% वेट बाय वेट इन ए OH विलियन की मोललता क्या होगी। आप इसको आसानी से बना सकते हैं। देखिए कैसे, 10% वेट बाय वेट NaOH का मतलब क्या है, सो बताइए। इस बात का यही मतलब है ना कि 100 ग्राम विलियन में 10 ग्राम NaOH है। अब देखो, हम कह सकते हैं कि 100 ग्राम विलियन में 10 ग्राम NaOH है। इसका मतलब ये हुआ कि विलय का भार हो गया 10 ग्राम, विलियन का भार कितना हो गया, 100 ग्राम। तो जरा बताइए कि विलायक का भार कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 100 माइनस 10 ग्राम बराबर 90 ग्राम। ऐसा इसलिए क्योंकि विलियन का भार में से विलय के भार को घटा देंगे तो विलय का भार निकल जाएगा, और इसको हम केजी में बदलेंगे तो 90 बटा 1000 केजी होगा। विलय के भार को ग्राम में दिया हुआ है, मोल में बदलेंगे तो 10 बटा 40 मोल होगा, यानी ये 1 बटा 4 मोल, 9 बटा 100 मोल। तो मोललता बराबर क्या हो जाएगा, मोल ऊपर 1 बटा 4 ऊपर, और विलय का भार केजी में नीचे, यानी 9 बटा 100 नीचे। तो अब आप इसको अपना कैलकुलेट कर लीजिए, 1 बटा 4 गुना 100 बटा 9, जो आंसर आएगा वही आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन बना लेंगे। किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम वहाँ पर उसको सॉल्व कर देंगे। अब एक छोटा सा टर्म, छोटा नहीं थोड़ा बड़ा है, उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन ज़रूरत पड़ेगा इसका। हेडिंग डालेंगे रिलेशन बिटवीन मोललिटी एंड मोलरिटी। हिंदी में यदि आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए मोललता तथा मोलरता में संबंध। मोललता और मोलरता में क्या संबंध है, आपको हम इसका 2 केस बताएंगे। केस 1, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन
यदि विलयन का घनत्व दिया रहे तो अब देखो, अब हम आपको कुछ कुछ टर्म बताते हैं जिसको आप देखते जाइए तो आप समझ जाएंगे कि क्या है नहीं है। थोड़ा ये बड़ा है, लंबा चौड़ा है। मान लीजिए लेट विलयन की मोलरता कैपिटल M है, ऐसा मान लीजिए आप। मान लीजिए कि विलयन का घनत्व D ग्राम पर सीसी है, यानी डेंसिटी D है दिया हुआ ग्राम पर सीसी में। मान लीजिए विलय का मॉलिक्यूलर वेट W है, तो विलयन की मोललता क्या होगी। या फिर मान लीजिए विलयन की मोललता जो है ना वह स्मॉल m है। अब हम इस सब को आपस में जोड़ देंगे, इस सब को हम आपस में एक रिलेशन दे देंगे, और कैसे रिलेशन बनेगा ये हम आपको बताते हैं। आप एक चीज गौर कीजिए, विलयन की मोलरता कैपिटल M है। विलयन की मोलरता यदि कैपिटल M है, इसका क्या मतलब, किसी विलयन की मोलरता 2 है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब हुआ कि 1 लीटर विलयन में 2 मोल विलय। यदि किसी विलयन की मोलरता 3 है, इसका मतलब 1 लीटर विलयन में 3 मोल विलय। इसी प्रकार यदि किसी विलयन की मोलरता कैपिटल M है तो हम कह सकते हैं कि 1 लीटर विलयन में M मोल विलय। तो विलयन की मोलरता यदि M दिया हुआ है तो दो चीज पता है। क्या पता है, यदि मोलरता बराबर कैपिटल M तो दो बात पता चला। क्या, विलय के मोल की संख्या कैपिटल M तथा विलयन का आयतन 1 लीटर यानी 1000 सीसी। देखिए इस दो बात का पता चल गया, विलय के मोल की संख्या M आ गया और विलयन का आयतन कितना आ गया 100 सीसी। अब देखो मोललता निकालने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, सो देखिए मोललता निकालने के लिए विलय का मोल चाहिए, तो विलय का मोल तो M आ गया। नीचे आपको क्या चाहिए, नीचे चाहिए विलायक का भार, वो भी किस में, केजी में। तो विलायक का भार यदि आपको केजी में चाहिए और यहाँ पर भार का तो कोई चर्चा ही नहीं है, तो आपको कुछ मदद लेनी पड़ेगी बाकी टर्म की। देखिए विलयन का घनत्व तो D ग्राम पर सीसी है, ये बात तो दूगो पता चल गया, और ये बात दिया हुआ है विलयन का घनत्व ये D ग्राम पर सीसी दिया हुआ है। तो विलयन का आयतन दिया हुआ है, विलयन का घनत्व दिया हुआ है, तो क्या विलयन का भार नहीं ज्ञात कर सकते हैं आप। भार, डेंसिटी और आयतन में एक संबंध होता है जिसको आप जानते हैं। आप उतारते जाइएगा, ये लंबा चौड़ा रिलेशन है तो थोड़ा चलेगा ये लंबा। तो यहां से हम ज्ञात कर सकते हैं विलयन का भार। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, डेंसिटी बराबर होता है ना मास बाय वॉल्यूम। तो भार M बराबर क्या होगा, D इंटू V। तो यहां पर भार को हम लिख सकते हैं D इंटू V, यानी डेंसिटी गुना वॉल्यूम। डेंसिटी दिया हुआ है D और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 1000, ये इतना ग्राम हो जाएगा। कैसे ग्राम हो जाएगा इसको आप समझ लीजिए।
डेंसिटी जो है वह है ग्राम पर सीसी में, और ये जो है वह है सीसी में, तो सीसी से सीसी कट जाएगा, क्या बचेगा? ग्राम। तो आपको विलियन का भार हो गया कितना? 1000 डी ग्राम, ये हो गया। अच्छा, विलियन का भार पता चल गया। अब जरा विलय का भार पता कीजिए। विलय का भार भी यदि हमको ग्राम में मिल जाए तो विलियन के भार में से विलय के भार को घटा देंगे तो विलय का भार पता चल जाएगा। विलय के मोल की संख्या है m, विलय का मोल है m। मोल को यदि हम मॉलिक्यूलर वेट से गुना कर दें तो वो ग्राम में बदल जाएगा। मॉलिक्यूलर वेट है W, तो ये हो जाएगा इतना ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट है ना W, विलय का मॉलिक्यूलर वेट W, तो ये हो जाएगा इतना ग्राम। तो बताइए विलायक का भार कितना हो जाएगा? विलायक का भार बराबर विलियन के भार में से विलय के भार को घटा दीजिए, यानी 1000D माइनस MW, इतना ग्राम। केजी में यदि मैं इसे बदल दूं तो 1000D माइनस MW बटा 1000 केजी। ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं। अब मोललता बराबर विलय का मोल ऊपर और विलय का भार केजी में नीचे। विलय का मोल दिया हुआ है कैपिटल M और विलायक का भार केजी में हमको आ गया इतना, यानी कैपिटल M बटे इतना कर देंगे तो मोललता ज्ञात हो जाएगा। तो ज्ञात कर लीजिए। तो मोललता बराबर क्या हो जाएगा? मोल ऊपर और केजी नीचे। मोल किसका? सॉल्यूट का, और केजी किसका? सॉल्वेंट का। अभी यहाँ पर मिटाए थे ना विलय का मोल कैपिटल M लिखा हुआ था, तो ये M बराबर हो जाएगा M बटे 1000D माइनस MW बटा 1000। तो ये लिखाएगा M बराबर 1000M बटे, ये 1000 ऊपर जाएगा तो गुना में बदल जाएगा, 1000D माइनस MW, ऐसा लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, इस रिलेशन में थोड़ी सी परेशानी होती है समझने में, बार बार इसको देखिएगा वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आप क्या करो, इस रिलेशन को ना रिवर्स कर दो, पूरे रिलेशन को ही रिवर्स कर दीजिए। तो पूरा रिलेशन रिवर्स कीजिएगा तो m जो है वो 1/m में बदल जाएगा, और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो 1000D माइनस MW बट्टा 1000M, ऐसा लिखाएगा। अच्छा, हम इसी को चाहें तो लिख सकते हैं 1/m बराबर 1000D बाई 1000M माइनस MW बाई 1000M। यहाँ 1000 से 1000 कट जाएगा, यहाँ m से m कट जाएगा, तो ये बचेगा क्या? 1/m बराबर D/m माइनस W बटे 1000। हम रिवर्स इसलिए कर दिए क्योंकि रिवर्स हम कर सकते हैं, उससे इक्वलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि हम रिवर्स दोनों तरफ करें तब। चलिए, इस माइनस को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 1/m प्लस W बटा 1000 बराबर D/m। ठीक है, यदि m को इधर ले आए तो डेंसिटी अकेला बच जाएगा, तो डेंसिटी बराबर क्या बचेगा? m इधर आएगा तो पूरा होल गुना में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा m इंटू 1/m प्लस W/1000। अब देखिए ये रिलेशन आ गया, ये हुआ विलियन का घनत्व ग्राम पर सीसी में, ये हुआ मोलरिटी मोलरता, ये हुआ मोललता, और ये हुआ विलय का मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, एक बात और आप जानते हैं, नॉर्मलिटी बराबर NM जानते हैं ना, तो यहाँ से मोलरिटी बराबर क्या हो जाएगा? N/N बराबर M, ऐसा लिख सकते हैं। यानी मोलरता को नॉर्मलिटी के टर्म में यदि हम लेके चले जाएं तो ये रिलेशन फिर बदल जाएगा, और तब रिलेशन आ जाएगा मोललता का संबंध नॉर्मलता के साथ। यानी ये हो सकता है डेंसिटी बराबर N/N, M बराबर N/N हम लिख सकते हैं। तो M बराबर जब हम N/N लिखेंगे तो N/N इंटू 1/m प्लस W/1000। इस तरह से ये जो रिलेशन आ गया, ये आ गया मोललता और नॉर्मलता के बीच का संबंध। इस तरह से आपको
कोई परेशानी नहीं होगी समझने में, आप क्लियर कर लोगे। और केस 2 हम आपको बता रहे हैं, इफ डेंसिटी इज नॉट गिवन, इफ डेंसिटी इज नॉट गिवन, इस स्थिति में ना मोललता और मोलरता बराबर होता है। ध्यान रहे क्वेश्चन में जब डेंसिटी का चर्चा ना करें या डेंसिटी बहुत ही कम हो तो वैसे केस में मोललता और मोलरता आपस में बराबर होते हैं। डेंसिटी का चर्चा कर दिया तब तो आप इस रिलेशन से निकाल लोगे। एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम है जो इससे बनेगा, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। तो ये था मोललता और रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोललिटी। अगला जो हमारा चौथा केमिकल यूनिट है उसका नाम है मोल प्रभाज। वो इसी को मोल अंश भी कहा जाता है और करके। मोल अंश इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन कहते हैं और इसको हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। वैसे ये x नहीं है, आगे जाओगे आगे पढ़ोगे इसको डिटेल में, लेकिन अभी आप इसको x ही समझिए। जा एक सिंबल होता है, उसी सिंबल का वो नाम है, लेकिन जनरली इसको x ही पढ़ा जाता है, तो आप भी x ही पढ़िए। मोल प्रभाज, ये मोल प्रभाज क्या है इसको आप समझिए। पहले आप इसको डिफाइन कर लीजिए। एक मोल विलयन में उपस्थित किसी खास अवयव ये विलय या विलायक हो सकता है, के मोल की संख्या को मोल प्रभाज कहते हैं। अब ये क्या लिखा गया भाई, तो इसको आप यहां से समझिए। मान लीजिए कि ये एक सॉल्यूशन है, इसमें ना एक मोल लिया हुआ है, मान लो NaCl, या एक मोल यूरिया लिया हुआ है, और इसमें मान लो 5 मोल वाटर लिया हुआ है। तो ये एक सॉल्यूशन हुआ, विलियन, ये विलियन हुआ जल और यूरिया का। कुल मिला के टोटल मोल कितना है? टोटल मोल कितना है? 6। यूरिया विलय का मोल है 1 और विलायक का मोल है 5। बाबू ये टोटल विलियन यदि आपसे पूछे तो ये 6 मोल है, जबकि परिभाषा में है 1 मोल विलियन में उपस्थित। 1 मोल यूरिया कितना मोल विलियन में उपस्थित है? 6 मोल में। विलियन तो टोटल 5 + 1 6 हुआ। 6 मोल में 1 मोल यूरिया है और 5 मोल जल है, लेकिन डिफिनीशन कहता है 1 मोल विलियन में उपस्थित किसी खास अवयव। तो 6 मोल में 1 है, तो यूरिया के बारे में यदि सोचें कि तो 6 मोल में 1 मोल यूरिया है, तो 6 में 1 है, तो 1 में कितना होगा? ये 1/6 होगा। यदि हम वाटर के लिए सोचें तो 6 मोल में 5 मोल है, तो 1 मोल में कितना होगा? ये 5/6 होगा। इस तरह से हम सोचें यदि, तो ये आसानी से निकल जाता है। हम आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मूला बता देते हैं, आप उससे कर लोगे। एक एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। एक मोल यूरिया और 5 मोल जल, टोटल मोल कितना हुआ? तो यहां पर यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया निकालेंगे ना, इसको हम लोग पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, तो ये हो जाएगा 1/6, और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालोगे ना तो ये आ जाएगा 5/6।
इसको पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, इसको पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। यूरिया का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज। अब इसका हम एक डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता देते हैं। इसे तो हम कंसेप्चुअली आपको बताने का प्रयास किए हैं, आप चेक कर लीजिए। टोटल मोल यहाँ पर कितना आया है 6। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यदि तुम देखना चाहते हो तो ध्यान से देखो क्या होगा इसका फॉर्मूला। यूरिया का मोल 1 है तो यूरिया का मोल प्रभाज निकाले तो 1 लिखे, अब बटा में 6 है टोटल मोल, यानी विलियन में जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल को ऊपर रखिए और टोटल मोल को नीचे रखिए। तो यहां से आप फॉर्मूला लिख लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर n/n प्लस कैपिटल N और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बराबर कैपिटल N/n प्लस n। इस दो बात को आप लिख लीजिए और आप ये लिख लो n क्या है, n है नंबर ऑफ मोल्स, हिंदी में लिख देते हैं विलय के मोल की संख्या, और कैपिटल N क्या है, विलायक के मोल की संख्या। अब देखिए विलय के मोल की संख्या और विलय के मोल की संख्या दोनों को जोड़ दे तो टोटल मोल पता चल जाएगा। और n क्या है, विलय का मोल, तो मोल प्रभाज विलय का ही निकाल रहे हैं तो n ऊपर लिख दिए, टोटल मोल नीचे लिख दिए। इस फॉर्मूला को का आप यूज कर सकते हैं, आसानी से ये क्वेश्चन बनेगा। अभी तुरंत आप देखें हैं n है विलय का मोल, और इसको हम लिख सकते हैं W1/m1। यहां पर W1 क्या कहलाएगा, विलय का भार ग्राम में, और m1 क्या है, विलय का मोलिक्यूलर वेट। अच्छा कैपिटल N को हम क्या कहे हैं, विलायक का मोल। इसको हम लिख सकते हैं W2/m2, क्योंकि वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट मोल होता है। कैपिटल N विलायक का मोल है तो W2 क्या होगा, विलायक का भार, और m2 क्या होगा, विलायक का मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बराबर हम लोग पढ़े थे स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ऐसा पढ़े थे ना। तो n के जगह हम लोग लिख सकते हैं W1/m1, n के जगह क्या लिख सकते हैं W1/m1, और इसके लिए लिख सकते हैं W2/m2, जहां पर आपको पता है कि W1m1 W2m2 क्या है। अच्छा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के लिए क्या लिख सकते हैं, ये था ना कैपिटल N/n प्लस n, कैपिटल N यानी W2/m2, n स्मॉल n बराबर W1/m1 और कैपिटल N बराबर W2/m2। इस फॉर्मूला का भी यूज आगे हो सकता है, ध्यान रखिएगा इसको। तो मोल फ्रैक्शन इस तरह से कैलकुलेट होता है। अब आप एक दो क्वेश्चन बना लीजिए, क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि आगे इसमें क्या है। एक क्वेश्चन है कि 180 ग्राम जल तथा 80 ग्राम NaOH को मिलाकर 1 विलियन बनाया गया है। विलियन में H2O तथा NaOH
का मोल प्रभाज्य क्या होगा। अब देखिए, जरूरत है मोल का, मोल नहीं निकलेगा तो मोल प्रभाज्य नहीं निकलेगा, और क्वेश्चन में ग्राम दे दिया है तो आपका सबसे पहला काम होगा सभी ग्राम को मोल में बदल देना। 180 ग्राम H2O है, हम लोग इसको लिख सकते हैं 180/18 मोल H2O बराबर 10 मोल H2O, और यही विलायक होगा। 80 ग्राम NaOH है, इसको हम लिख सकते हैं 80/40 मोल बराबर 2 मोल H2O, 2 मोल NaOH। NaOH विलायक है तो टोटल मोल कितना हो गया बताओ, 12, 10 + 2। अब जिसका मोल प्रभाज्य निकालना है उसके मोल को ऊपर लिखिए। जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालना है, NaOH का मोल आया है 2/12। अब मोल फ्रैक्शन यदि निकालना है H2O का तो 10/12, क्योंकि जल का मोल है 10 और टोटल मोल है 12। जिसका मोल प्रभाज्य निकालना होता है उसके मोल को ऊपर लिखते हैं और टोटल मोल को नीचे लिखते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाएगा। एक बात और, 2 और 12, 2/12 और 10/12 दोनों को जोड़िएगा ना तो आपको 1 आ जाएगा। तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात निकलता है जिसकी ज़रूरत आपको आगे पड़ेगी। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये हमेशा 1 के बराबर होता है। यानी किसी एक चीज़ का यदि मोल फ्रैक्शन दे दिया ना तो दूसरे का अपने आप निकल जाएगा। और ध्यान रखिएगा, मोल फ्रैक्शन का मान कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। ऐसा कभी भी आए तो समझ जाइए वो ऐसा गलत है ऐसा करना। वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन, ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है ना, किसी भी चीज़ का जो मोल फ्रैक्शन होता है ना, ये या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और या तो 1 के बराबर होगा नहीं तो 1 से छोटा होगा। अब ये मोल फ्रैक्शन 0 आ रहा है और यदि मोल फ्रैक्शन 1 आ गया, इसका अपना मीनिंग होता है। मोल फ्रैक्शन 0 आ गया मतलब जिस चीज़ का मोल फ्रैक्शन 0 आया वो चीज़ उस सॉल्यूशन में है ही नहीं, और यदि किसी चीज़ का मोल फ्रैक्शन 1 आ गया इसका मतलब ये होता है कि टोटल का टोटल वही चीज़ है, दूसरा कुछ नहीं है। बाकी आप इसको रेगुलर क्लास में बताया गया है डिटेल में, आप उसको वहाँ पर देखिए। आप बस इतना याद रखिए, मोल फ्रैक्शन का मान मैक्सिमम 1 होगा, मिनिमम 0 होगा। मोल फ्रैक्शन का मान कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं आएगा, कभी भी 0 से कम नहीं आएगा। वो जब भी आता है तो पॉइंट में आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक दो क्वेश्चन हम लिख देते हैं, आप बना लीजिएगा। यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखा गया है, इस तीनों क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। तीनों क्वेश्चन को 1 2 3 करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिएगा, हम चेक कर लेंगे सही है या गलत। नहीं बनेगा तो बता देंगे, और बन जाएगा तो फिर आगे का टर्म स्टार्ट होगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।